दोस्तों, आज जो हम चल पाते हैं, हम जो बोल पाते हैं, हम ग्रहों की गति को समझ सकते हैं, किसी गिरते हुए इंसान को देख सकते हैं, खाते हुए व्यक्ति को हम पहचान सकते हैं, या तो कहें इस दैनिक जीवन में जितनी भी सारी चीज़ें हो रही हैं हम उसका एक मेज़रमेंट रखते हैं, हम उसको माप के रखते हैं। उसके लिए कोई चीज़ें हमने डिटरमाइन की हैं, कोई घटना जो होती है उसको हमने फिक्स किया है। क्या आपको पता है कि ये किसकी देन है? नहीं पता ना? आज बताऊंगा आपको इस वीडियो में। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है डीएनएस। हम लोग आज नवोद्भव बैच का फर्स्ट वीडियो है ये, जिसमें मैं पर्टिकुलर आपको पढ़ाऊंगा न्यूटोनियन मैकेनिक्स बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को। ठीक है, जो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो नया सिलेबस आया है उसकी कंप्लीट हम लोग तैयारी करा रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता है उसमें क्या होगा, उसमें जो आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उसमें जो बच्चे पीसीएम लिए हुए यानी कि जिनका फिजिक्स उनका सब्जेक्ट है, उनको आज मैं फिजिक्स का एक पेपर जिसको बोलते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स आज उसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ। शुरुआत में हमें क्या जानना है? शुरुआत में हमें जानना है कि न्यूटन यानी कि सर आइजैक न्यूटन के पीछे की हिस्ट्री क्या रही है मैकेनिक्स की। आज के इस वीडियो में हम उसी चीज़ पे बात करने वाले हैं। बात करेंगे, एकदम डिटेल डिस्कशन करेंगे, कहाँ से चीज़ें आई हैं, कहाँ से आई हैं, न्यूटन सर के पहले क्या थी, न्यूटन सर के बाद क्या हो गई, क्योंकि ये जानना जरूरी है। क्योंकि मेरा मानना है प्यारे बच्चों कि जितना फिजिक्स को फार्मूलेस को पढ़ना जरूरी है उतना कहीं उसके पीछे की हिस्ट्री को भी जानना जरूरी है। क्योंकि पीछे की हिस्ट्री जान के हमको यही समझ में आता है कि वो स्पार्क, वो करने का जज्बा, वो करने का हौसला हमारे अंदर भी होना चाहिए जो हमारे फिजिसिस्ट का रहा है, जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। पहले क्या थे? पहले सब कुछ जब कुछ नहीं था, जब हमारे फिजिसिस्ट नहीं हुआ करते थे, नहीं एग्जिस्ट करते थे, नहीं सोचना स्टार्ट किया था, जब हम लोगों ने सोचना नहीं स्टार्ट किया था, हमारे पास कुछ नहीं था प्यारे बच्चों। बात करें एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। आप पैदा होते हैं, हर कोई पैदा होता है, ठीक है, छोटा सा बच्चा रहता है, कुछ नहीं जानता है, अपनी माँ से पूछता है या अपने पिता से पूछता है, पिताजी वो क्या है? पिताजी बोलते हैं बेटा ये पेड़ है। आप ट्रस्ट करके चीजों को आगे बढ़ते हैं, ठीक है ये पेड़ है। क्यों? आपको ट्रस्ट रहता है कि आपको बताया, आपका जो पिता, आपकी जो माता आपको बताएंगे कभी गलत नहीं बताएंगे। फिजिक्स भी इसी तरह है। अगर जो बच्चा फिजिक्स से प्यार करता है तो ये समझ ले कि फिजिक्स इज आवर मदर। क्या है? फिजिक्स जो है हमारी माता की प्यार के समान है। जितना हम फिजिक्स को समझना चाहेंगे ना उतना ही फिजिक्स को हमको और ही अच्छा लगेगा। जैसे कभी कहते हैं ना, कभी माता की प्यार को हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। बोलते हैं ना असंख्य है, इन्फिनिटी है। किसी माँ का जो लव होता है ना वो इन्फिनिटी। इस तरह जो फिजिक्स है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, अगर उसे बहुत प्यार से समझेंगे तो अपने आप में एक अनंत है, अपने आप में एक इन्फानाइट है। बस ये होना चाहिए कि उसको प्यार को परखने की आपकी समझ होनी चाहिए। जब हम पैदा हुआ करते थे, छोटे हुए करते थे, तो हमको बहुत आसानी से सिखाया जाता था। कोई पूछता था बेटा ये क्या है, तो हम लोग कहते थे नहीं पता ना, ऐसे मुंडी हिलाते थे नहीं पता। फिर कोई पापा या फिर कोई मम्मी हमको बताती बेटा ये आँख है। हम लोग इसको समझाने की कोशिश करते थे, अपने माइंड में सेटअप करते थे कि ये आँख है, ये कान है, ये लिप्स हैं, ये तित हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखा है। हमको बचपन में मेरा माइंड ब्लैंक था, कुछ नहीं पता था। लेकिन जब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने मुझे ये बताना शुरू किया तो मैंने उसको सीखना शुरू किया। मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व, जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, हम बड़े होते गए, मैंने पहले देखा एक छोटा सा पौधा, फिर उस पौधे को बड़ा होता हुआ देखा, फिर उसको फल देते हुए देखा। मैंने पूछा ये क्या है? किसी ने बताया कि ये छोटा सा पेड़ है, ये छोटा सा प्लांट है, बड़ा हुआ ये वृक्ष बना, ये क्या हुआ? इसमें से फल उगे ना। एक प्रोसेस है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमने क्या किया, हम चीजों में इन्वॉल्व होते गए, या तो कहें कि हम एनालिसिस करना स्टार्ट किए अपने सराउंडिंग की चीजों को, तो उसमें से बहुत सारे रिजल्ट निकल के आए ना। कहते हैं ना, किसी से प्यार करो, किसी से प्यार करो तो प्यार करो तो परखो कि उसके मन में क्या है। और मन में क्या है तभी परख पाएंगे जब आप उसके साथ कुछ दिन रहेंगे, कुछ दिन साथ बिताएंगे, कुछ दिन गुजारेंगे साथ में, तब समझ में आएगा कि ह्यूमन का नेचर कैसा है। फिर भी नहीं समझ में आता
तो जब तक कि आप रह के ऑब्जर्व नहीं करेंगे किसी चीजों को, जब तक आप ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, आप नहीं बता सकते कि क्या चीजें हो रही हैं। अगर आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे, अगर आप देखना चाहेंगे तो वो जो चीजें हो रही हैं आपको वही देखेंगी जो वो दिखाना चाहता है। लेकिन जिस दिन आप इन्वॉल्व होंगे किसी चीजों में, आप उसकी अच्छी परख आप उसको समझ में आएगी। इसी तरह हमारा फिजिक्स है। फिजिक्स जो शब्द है प्यारे बच्चों, फिजिक्स कहते हैं, फिजिक्स को एक अपनी भाषा में लिखना चाहें, रिचर्ड फेमन सर कहते हैं फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। क्यों उन्होंने ऐसा कहा, इसके पीछे का रीजन है, ये नेचर है। सारा चीजें अर्थ से लेके, सैटेलाइट से लेके, मून से लेके, पार्टिकल एक डस्ट से लेके, हमारी सांस के अंदर तक की चीजों से लेके, हमारे शरीर के अंदर के एटम्स तक का लेके सब में फिजिक्स विद्यमान है। तो फिजिक्स क्या था? फिजिक्स के अनुसार, फिजिक्स को पहली बात तो डिफाइन कर पाना, फिजिक्स को एक लिमिट दे पाना कि फिजिक्स यहां तक जाके खत्म हो जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी मूर्खता है। कोई बंदा कहे कि मैंने फिजिक्स पूरा पढ़ लिया है, समझ लो कि जब उसने बोल दिया कि मैंने फिजिक्स पूरा पढ़ा है तो उसने फिजिक्स का 0.1% भी नहीं जाना है। अगर हम संसार की बात करते हैं, संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम तक अभी तक ऑब्जर्व कर चुके हैं, फिर भी हमारी क्षमता इतनी है कि हम कहते हैं कि हमने मात्र 2 या 3% ही फिजिक्स का मैंने जान पाया। पूरे ब्रह्मांड का 2-3% ही हम क्या जान पाए हैं, नॉलेज रख पाए हैं। बकिया 97-98% अभी तक डार्क है। मुझे नहीं पता वो डार्क क्या है, लेकिन हाँ, भविष्य में जैसे जैसे हम अपनी इच्छाओं को, अपनी विशेष को आगे बढ़ाएंगे, रिजल्ट हमारे सामने निकल के आएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाएंगे तो हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम अपना ड्रीम हो गया, मुझे IIT एग्जाम निकालना है, तो हमारे अंदर क्या होगा, वो हौसला आएगा, वो करने का जुनून आएगा। जब करने का जुनून आएगा तो हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। यही है हमारा फिजिक्स। फिजिक्स जो शब्द है वो एंशिएंट यानी प्राचीन भाषा ग्रीक से लिया गया है। ग्रीक का हमारे फिजिक्स में बहुत बड़ा योगदान है। ग्रीक फिलोसफर हुआ करते थे, ग्रीक फिजिसिस्ट हुआ करते थे। ग्रीक जो था ना, जो आपस में जो ग्रीक वर्ड था, जो ग्रीक का बहुत बड़ा महत्व था हमारे फिजिक्स के योगदान में। फिजिक्स के डेवलपमेंट में ग्रीक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था कि उन्होंने सबसे पहले तो फिजिक्स नाम को ही डिफाइन किया। ये ग्रीक के एक लेटर से आता है, ग्रीक के एक वर्ड से आता है जिसको बोलते हैं फिजिक्स, और फिजिक्स का मतलब होता है नेचर। तो इसीलिए कहते हैं फिजिक्स क्या है। कोई आपसे पूछे तो कहना कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। अरे पूछे फिजिक्स का आपका क्या रिश्ता है, तो बोलना फिजिक्स इज माई मदर। हमेशा ये बोलना बहुत प्यारा सब लगता है कि कोई पूछे जिसको फिजिक्स से प्यार है, वो आज से यही पूछेगा कि फिजिक्स और आपको कितना अच्छा लगता है, तो बोल देना कि उतनी अच्छा जितना अच्छा मुझे अपनी मम्मी प्यारी हैं। ठीक है, फिजिक्स इज माई लव, फिजिक्स इज माई मदर। जब तक इसको अपने अंदर नहीं उतारोगे ना, देखो किसी चीज को, बच्चे को बहुत प्यार समझाते हैं, बेटा सुन लो, उसको डांट के समझाओगे नहीं समझेगा। इसलिए फिजिक्स भी बहुत जिद्दी लड़का है, या फिर जिद्दी बोलते हैं ना, जिद्दी टाइप का एक बालक है। उसको बहुत प्यार से समझाओगे, समझने की कोशिश करोगे, समझ जाओगे। लेकिन जिस दिन अहंकार में आओगे, फिजिक्स आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बात स्टार्ट होती है न्यूटन सर के। देखो लिखना कुछ नहीं है आज के टॉपिक में, आज बस पेन कॉपी रख के ऐसे बंद करके, ठीक है, ऐसे एनर्जेटिक होकर सुनिए ये कहानी कहां से स्टार्ट हुई। हम लोग रामायण सुनते हैं, हम लोग महाभारत सुनते हैं, हम लोग कुरान सुनते हैं, ठीक है, हर ग्रंथियां हैं, हम लोग कहानी सुनते हैं, हमको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। सोचते हैं एक बार और देख लिया जाए, एक बार और सुना जाए। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड हिस्ट्री जो होती है ना, हिस्ट्री अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। बात शुरू होती है, बात तो लगभग 600-700 BC से शुरू होती है, जब हमारे अरस्तु हुआ करते थे। वो मानते थे कोई चीज नीचे कैसे गिर रही है। जैसे मैंने इसे पेन को ड्रॉप कराया किसी हाइट से, तो ये पेन नीचे ही क्यों गिरी, या फिर जो मोमबत्ती जलती है उसका फ्लेम ऊपर ही क्यों उठता है, या फिर कोई पार्टिकल है, पार्टिकल अर्थ पे ही क्यों आके गिरता है, कोई धुआं ऊपर क्यों उठता है। ये सब सारी चीजों का हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो कुछ ना कुछ चीज तो चाहिए थी, कोई ना कोई चीज तो हमको चाहिए थी। पहले बहुत एंशिएंट में हमारे पास इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं थे कि हम किसी चीज को, हमारे पास इतना नॉलेज नहीं था, हमारे पास इतने बोलते हैं ना लैक ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं था, लैक ऑफ डिवाइसेस नहीं थे कि हम किसी चीज को मेजर कर पाए। जैसे जैसे हम मॉडर्न होते चले गए, हमने क्या किया, अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने चीजों को प्रूफ करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट से हमने क्या किया, डिवाइसेस का हमने डिस्कवरी की। बहुत सारे डिवाइसेस जो सीधे रिजल्ट देते हैं, जो हमको ये बताते हैं कि हाँ ये चीजें 100% सही हैं। ठीक है, उसी तरह अरस्तु हुआ करते थे। जब उनसे पूछा गया
कि आप अरस्तु क्या थे? अरस्तु एक फिजिसिस्ट नहीं थे, वो क्या थे? एक हमारे बहुत बड़े फिलोसफर थे। फिलोसफर का मतलब पहले याद जान दीजिए कि फिलोसफर मतलब होता है केवल, बोलते हैं ना, खाली ज्ञान देना होता है, बस आके बकैती करने वाला काम होता है, बस आके ये बता देते हैं। उनके पीछे बस उनका तर्क होता है, उनका लॉजिक होता है, कोई उनका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, कोई प्रूफ नहीं होता है। तो अरस्तु ने भी यही कहा। अरस्तु को फिजिक्स में बहुत, बोलते हैं ना कि वैसे तो कहा जाता है कि गैलीलियो गैलीली, न्यूटन सर और अल्बर्ट आइंस्टाइन सर का बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं सर गैलीलियो गैलीली को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जाता है, लेकिन कहानी शुरुआत वहीं अरस्तु से ही हुई थी। ठीक है, डेमोक्रिटस भी आते हैं, हम एटम की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर बात करें हम इसमें लॉज के बारे में, तो लॉज की स्टार्ट होती है हमारी अरस्तु से। अरस्तु ने कहा था कोई चीज नीचे कैसे गिरती है ना, कोई पार्टिकल नीचे कैसे गिरता है, कोई बॉडी नीचे कैसे गिरती है, धुआं ऊपर क्यों उड़ता है। ठीक है, अगर आप प्रेजेंट माइंड में सोचें तो आपको सबको पता है, सबने न्यूटन लॉ पढ़ा होगा। क्लास 12 के अंदर न्यूटन लॉ बहुत अच्छे समझ में आता है कि जब कोई बॉडीज होती है, कोई मैसिव बॉडी होती है जिसके पास मास होता है, उसे अर्थ अट्रैक्ट करती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एट्रैक्टिव फोर्स लगता है एनी बॉडी पे, जो क्या करता है, किसी मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। और ये भी जाना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स द वीकेस्ट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स, ये सबसे कमजोर बल होता है पूरे यूनिवर्स का। कितने बल होते हैं? 4 बल होते हैं, आप लोग सब जानते हैं, बताएंगे, सारा डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले न्यूटन सर के पहले की बात कर रहे हैं, किसी को पता नहीं था कि ग्रेविटेशनल फोर्स का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो कोई चीज नीचे कैसे गिर रही है, कोई धुआं ऊपर कैसे उठ रहा है, ठीक है, तो यही सारी चीजें, पानी बूंद, आसमान से जो बूंदें गिर रही हैं वो नीचे क्यों ही आ रही हैं, ऊपर क्यों नहीं चली जा रही हैं, ये बड़ा चिंतित कर देने वाली बात थी उस समय के। अगर हमने सोचना स्टार्ट किया, बोलते समस्याएं भी वहीं स्टार्ट होती हैं जहां हम ज्यादा सोचना स्टार्ट करते हैं। ये हमको पढ़ना है, हमको पढ़ना है, हम ज्यादा सोचना स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने समस्याएं भी ज्यादा आती हैं, हम ट्रबल भी ज्यादा फेस करते हैं। बोलते हैं ना, पढ़तव्यम तो मर्तव्यम और न पढ़तव्यम तो मर्तव्यम, ऐसा कहावत कहा जाता है कि पढ़ोगे तो भी मरोगे, नहीं पढ़ोगे तो भी मरोगे, फिर जियरा के शासत काहे कर्तव्यम। तो ये बोलते हैं, ये हम लोग के बचपन में दोस्त बोलते थे, अबे तुम काहे पढ़ रहे हो, पढ़तव्यम तो मर्तव्यम, न पढ़तव्यम तो मर्तव्यम, मतलब पढ़ोगे तो भी मरोगे, नहीं पढ़ोगे तो भी मरोगे। लेकिन ऐसा है नहीं। देखो, एक ही जिंदगी मिली है, हमको सब कुछ करना है, एक ही जिंदगी मिली है, सब कुछ करना है। तो अरस्तु ने उसी चीज को एक्सप्लेन किया, कैसे? सोच की, थोड़ा सा लॉजिक लगाया। अच्छा, जितनी चीजें पार्टिकल से मिलकर बनी हो जमीन पे गिर रही हैं, गुड। पानी की बूंदें भी जमीन पे आ रही हैं, गुड। ठीक है, फ्लेम ऊपर जा रहा, अच्छा, ओके, गुड। ये सब सारी चीजों को उन्होंने बड़ा डीप एनालिसिस किया। किसको? नेचर को। नेचर को एनालिसिस किया तो उन्होंने पाया कि भैया तीन ही 4 चीज हैं पूरे इस ब्रह्मांड में, 4 ही चीज तो है, जिसको नाम दिया गया थ्योरी ऑफ 4 एलिमेंट। सर्च करिएगा, आप लोग के पास मोबाइल है, आप लोग सर्च करिएगा, बहुत इसको डिटेल में पढ़िएगा। ना समझ में आए फिर बताइएगा, मैं इस पर सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आपको बहुत ज्यादा हिस्ट्री जानना है, पूरा हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स जानना है, तो कोई बात नहीं, आपको ले चलेंगे डार्क से क्वार्क तक। कहां ले चलेंगे? फ्रॉम डार्क टू क्वार्क आपको ले चलेंगे, बताएंगे जहां कुछ नहीं था, अंधेरा था, वहां से हम निकल के क्वार्क तक आ गए हैं। क्वार्क मतलब फंडामेंटल पार्टिकल के अंदर भी घुस के हमने क्वार्क की इजाद की, यानी हमने क्या किया? अप डाउन चार्म स्ट्रीम बॉटम और स्ट्रेंथ, 6 क्वार्क की हमने डिस्कवर की है। हम सोचते थे कि इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, ये जन्म से ही पैदा हो गया है, इसको भगवान ने पैदा करके भेजा है ना, ये इसे किसी से मिल के नहीं बनता। ठीक है, हम लोग क्या है? हम लोग मिल के बनते हैं। ठीक है, बायोलॉजी का बच्चा जो जानता होगा, बायोलॉजी जो पढ़ता होगा जानता है, ह्यूमन क्या है? एक मिक्सअप है, पेरेंट्स और मदर का एक मिक्सअप। तो ये इलेक्ट्रॉन जो किसी का मिक्सअप नहीं है, इलेक्ट्रॉन को भगवान ने, इलेक्ट्रॉन को प्रकृति ने खुद पैदा किया है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन के अंदर झांक के देखते हैं तो हमको पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन भी 3 क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। तो ये क्वार्क्स, हम चलेंगे डार्क, आएंगे क्वार्क तक, सारी चीजें बताएंगे, उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जब इस चीजों को एक्सप्लेनेशन करना हुआ अरस्तु को, तो उन्होंने नेम दिया क्या? थ्योरी ऑफ 4 एलिमेंट। थ्योरी ऑफ 4 एलिमेंट में क्या था? उन्होंने बोला कि पूरा ब्रह्मांड 4 ही चीज से तो मिलकर बना है। पहला है अर्थ, दूसरा है एयर, तीसरा है वाटर और चौथा है फायर। अगर मैं लिखना चाहता हूं, अगर थ्योरी ऑफ 4 एलिमेंट की बात करना चाहता हूं, ठीक है, अगर थ्योरी ऑफ 4 एलिमेंट की बात करना चाहता हूं, 1 मिनट संयम रखिएगा। ठीक है, क्या करते हैं? थ्योरी ऑफ 4 एलिमेंट, थ्योरी ऑफ 4 एलिमेंट। ठीक है, क्या था थ्योरी ऑफ 4 एलिमेंट? अरस्तु ने इनको दिया था
पहला था कि ये पूरी ब्रह्मांड जो है वो 4 चीजों से मिलकर बनी हुई है। अगर पहले की बात करें तो पहला था अर्थ, पृथ्वी से मिलकर बना है। दूसरी चीजें क्या है? दूसरी चीजें है हमारी एयर, ठीक है। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है वाटर ना, और चौथी चीज क्या है? चौथी चीज है हमारा फायर। एक बोलते हैं ना, एक हम लोग सुनते भी हैं, कहीं कहता है ना, पता नहीं कैसे पावन गगन समीरा, ऐसे कुछ बोलते हैं कि 4 चीजों एलिमेंट से मिलकर पृथ्वी बनी होती है। प्राचीन कहावत में भी है, हमको याद नहीं आ रहा ठीक ढंग से, लेकिन नभ जल पसे पावन गगन समीरा ऐसे कुछ करके बोलते हैं, एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ऐसे ही कुछ है। उन्होंने इसी चीज को एक्सप्लेनेशन उन्होंने वेदों और पुराणों से उठाया और कहा कि अर्थ, एयर, वाटर और फायर से मिलकर 4 चीजें बनी है। अब बना ये तो आपने बता दिया कि 4 चीजें, हमने ये बताया कि 4 चीज से मिलकर पूरा ब्रह्मांड बना है, लेकिन हमको इससे ये बताइए कि कोई चीज नीचे कैसे गिरती है। टेल हाउ हाउ हाउ, ये क्वेश्चन उठा चारों तरफ से, हाउ हाउ बताओ कैसे। उन्होंने कहा देखो भैया, कोई भी चीजें हैं, जो भी चीजें किससे मिलकर बनी होती हैं, जो भी चीजें मिलकर बनी होती है पार्टिकल, जो भी चीजें मिलकर बनी होती हैं पार्टिकल से, जो मिट्टी से मिलकर, जो कंकड़ों ईंटों पत्थरों से मिलकर बनी होती हैं, वो एक उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, जिसके पास कुछ मास होता है उसे बोलते हैं मैसिव पार्टिकल। और जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? नीचे की तरफ आते हैं। पार्टिकल्स ही नीचे की तरफ आते हैं। क्यों आते हैं? क्यों? क्योंकि बने किससे होते हैं? वो बने होते हैं डस्ट से। और डस्ट किसका पार्ट होता है? अर्थ का। अर्थ पे ही डस्ट, ऐसा उस समय माना जाता था कि अर्थ पे ही डस्ट पाया जाता है ना। तो कहते हैं कि जो चीजें जहां से पैदा होती है ना, वो वहीं जाके खत्म होती हैं। उनका ये मानना था, उनकी ये कॉन्सेप्ट था कि जो चीजें जहां से ओरिजिन होती हैं वहीं जाके खत्म होती हैं ना। डस्ट का ओरिजिन कहां है? डस्ट कहां से पैदा होता है? डस्ट आसमान में तो पैदा होगा नहीं, ठीक है। डस्ट किसी पानी पे पैदा होगा नहीं। डस्ट कहां पैदा होगा? डस्ट जमीन पे होता है। धूल, गंदगी, कंकड़, ईटा, पत्थर, ये सब कहां होता है? जमीन पे, अर्थ पे, ठीक है। हमको अदर प्लेनेट के बारे में नहीं पता था उस समय, मैं कह रहा हूं ना, ये बात है 500-600 BC की, ठीक है। ये अर्थ से इन्वॉल्वेशन हुआ था, अर्थ से ये सारी चीजें पैदा हुई थी। तो जब भी कोई पार्टिकल को हम ऐसे ड्रॉप करते हैं तो अर्थ की तरफ आता है। क्यों? क्योंकि उसका बर्थ प्लेस वहीं से है। तो कोई चीज अपने बर्थ प्लेस पे ही जाना चाहेगा, ठीक। एग्जैक्ट तो हुआ कि कोई पार्टिकल जमीन पे क्यों आता है? क्योंकि उसका बर्थ प्लेस जमीन है, वहीं से वो ओरिजिन हुआ है। दूसरी चीज है एयर। हवा ऊपर क्यों उड़ता है? कभी हवा को नीचे आते हुए देखा है? किसी ने हवा को नीचे हुए आते देखा है? नहीं। हवा क्या करता है? हमेशा ऊपर की तरफ उठता है। अब बात करेंगे सर, ये गैसियस स्टेट है। गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल फ्री होते हैं, वो रैंडम मोशन करते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टेल अबाउट दैट मॉडर्न फिजिक्स। मैं बात कर रहा हूं आपको 600-700 BC, समझिए वहां पे जहां कुछ नहीं पता था, वहां पे सारी चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ता था। एक एक बारीक बारीक चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ता था। बोलते जैसे बच्चे पैदा होते हैं ना, पूछते हैं पिताजी ये क्या है? पिताजी बताते हैं बेटा देख ये पेड़ है। अगर सोचो कि बचपन में पिताजी ने कोयल को देख के कौवा बताया होता, तो क्या आप बचपन का बड़े होकर क्या कौवा को कोयल मानने को तैयार होते? नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपको ट्रस्ट होता है, पिताजी बताएंगे वो सही होगा। तो यही सारी चीज जो हमको बताई जाती है हम वही देखते हैं, जो नेचर हमको दिखाना चाहता है हम वही देखते हैं, ठीक है। अब बात है एयर। अब बात है एयर ऊपर क्यों उड़ता है? क्योंकि भाई अर्थ के ऊपर क्या होता है? अर्थ के ऊपर क्या होता है? अर्थ के ऊपर एयर होता है ना। अर्थ है, अर्थ के ऊपर पानी है, पानी के ऊपर एयर है, और एयर के ऊपर हमारा फायर। फायर यानी कि सन। फायर यानी कि सन। एक ही चीज तो देखते थे, एक जिसपे हम खड़े हैं, दूसरा हमारा सन है। सन हमारे देवता हैं, अभी भी देवता है। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग सन हमारे भी देवता हैं। फिजिक्स के अकॉर्डिंग माने तो सन इज ए प्लेनेट। सन क्या है? एक प्लेनेट है। उबलता हुआ, बोलते ना, एक उबलता हुआ ग्रह है ना, एक गैस का एक गोला है। सर एक तारा है। सबसे बड़ा तारा क्या है? सूर्य है कहा जाता है, ऐसा मैंने फिजिक्स में पढ़ा है, ऐसा आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। सबसे बड़ा तारा क्या है? सूर्य। अपने सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा हमारा सूर्य है, ठीक है। तो ये एयर का उत्पत्ति कहां से होती है भैया? एयर का बर्थ प्लेस एयर है। तो जब भी जमीन से जब हवा उड़ती है तो हमेशा एयर की तरफ, ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि जमीन के ऊपर ही एयर है। तो जब भी चीजें एयर क्या करती है? हमेशा ऊपर की उठने की कोशिश करती हैं। ये भी एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। वाटर क्या है? वाटर पानी है। पानी, अच्छा, आसमान से पानी की बूंदें नीचे ही क्यों गिरती हैं, ऊपर क्यों नहीं चली जाती हैं? आसमान से पानी की बूंदें नीचे क्यों गिरती हैं, ऊपर क्यों नहीं जाती हैं? तो बोलते हैं कि वाटर कहां रहता है? अर्थ के सरफेस पे। सागर देखा मैंने सागर देखा, झील देखी, मैंने नदियां देखी, तुम्हारी आंखों का आंसू देखा। जस्ट जोकिंग। मैंने सागर देखी, नदियां देखी, तुम्हारी आंखों का आंसू देखा, मगर मेरे यार छोड़ो, अच्छा खैर सारी छोड़ दो, नहीं तो कहोगे सर भाई किस लाइन में आ गए, ठीक है। तो नदियां देखी आपने, सागर देखा आपने, झील देखा कि ये कहां पाए जाते हैं? ये अर्थ के सरफेस पे ही पाए जाते हैं।
जब अर्थ के सरफेस पे पाए जाते हैं तो बताओ आसमान से बूंदें गिरेंगी अरस्तु के अनुसार कहाँ आएंगी? जहां वो पैदा होती हैं, जहां वो पैदा होती है। मरेंगे, जिंदा हुए भगवान ने पैदा किया है, मरेंगे भगवान के पास चले जाएंगे। ऐसा हमारे मम्मी पापा, हमारे पेरेंट्स हमको, हमारा दादा दादी यही कहते हैं कि बेटा क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, जहां से आए थे वहीं चले जाओगे। यानी भगवान ने हमको पैदा किया है, भगवान, सारी चीजें गॉडिज्म थी, भगवान से रिलेटेड थी। अरस्तु का सारा सिद्धांत भगवान से रिलेटेड था कि अपने नेचुरल बर्थ प्लेस पे सारी चीजों को जानी होती हैं। हम मरते हैं, हम चले जाते हैं भगवान के पास, पता नहीं आगे क्या होता है। लेकिन अब तक सारे फिजिसिस्ट, सारी दुनिया के सारे जमान संसार के लोग यही कहते हैं कि भाई मरने के बाद क्या होता है हमको नहीं पता। ठीक है, तो कहते हैं ना कि जो वाटर होता है, आसमान से बूंदें गिरती है, वो नीचे की तरफ आती हैं। अब न्यूटन सर के अकॉर्डिंग बोलो तो बोलो वाटर में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वाटर में भी डेंसिटी होती है, मास होते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल होता है, मास होता है, डेंसिटी होती है, नीचे की तरफ आते हैं भाई, क्योंकि जिसमें भी मास होगा उसको ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ खींचेगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके अनुसार वाटर, उसका बर्थ प्लेस क्या है? जमीन है। तो जहां से ही पानी 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 दुनिया के किसी भी कोने से गिराओगे वो आना नीचे ही है, कि उसका बर्थ प्लेस नीचे था। ठीक है, और लास्ट में आता है फायर। भाई मोमबत्ती जलाते हैं ऐसे, आप तो दिवाली भी आ गई, दिवाली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग को। बहुत बहुत दिए जलाइएगा, अपने घर में जलाइएगा, पड़ोसी घर में रॉकेट फोड़ने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, दिए जलाइए, बहुत प्यार से मनाइए। दिवाली आ गया तो दिवाली का ये आपको तोहफा देते हैं फायर। ठीक है, फायर कहते थे कि जो फायर होता है उसकी ओरिजिन जो होती है वो सन है। एक ही तो हमको आग दिखाई देता है, हमारे पूरे सूर्य देवता। तो ये जो आग है, अब जब हम अग्नि जलाएंगे ना, जब हम मोमबत्ती जलाएंगे, इसका फ्लेम नीचे नहीं आता है मेरे प्यारे बच्चों, कभी नहीं आता। तब बोलेंगे अच्छा, अब जो बच्चा होगा सर, कभी कभी पूछ के आता सर ये जो हम जला रहे हैं मोमबत्ती, इसने ग्रेविटेशनल को डिफीट कर दिया सर, इसने ग्रेविटी को सर डिफीट कर दिया। क्यों? क्योंकि सर मोमबत्ती का फ्लेम नीचे आना चाहिए था ना। बताऊंगा क्यों मोमबत्ती का फ्लेम, क्यों ग्रेविटेशनल को डिफीट क्यों किया। डिफीट कुछ नहीं किया था। अब ये होता है कि जब मोमबत्ती जलाएंगे, इसका फ्लेम उठेगा तो कहां जाएगा? ये सन की तरफ जाएगा। कहां जाएगा? सन की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका ओरिजिन प्लेस कहां है? ऊपर है। ऊपर यानी कि सन है। तो 7 चीजों से मिलकर पूरी ब्रह्मांड बनी थी। ठीक है, अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। ठीक है, अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। तो यही था अरस्तु का थ्योरी ऑफ 4 एलिमेंट। इसके बाद क्या कहा जाता था? अच्छा, उस समय में यह भी माना जाता था कि अर्थ जो है ना, अर्थ जिसपे हम विराजमान हैं, जो हमको खाने पीने रहने का जगह दे रही है, जो हमारी पृथ्वी माता है, वो पूरे ब्रह्मांड के बीच में है। पूरे ब्रह्मांड के बीच में है, बीचों बीच, सेंटर ऑफ द गैलेक्सी। कहां है? सेंटर ऑफ द गैलेक्सी। ऐसा पहले माना जाता है, सेंटर ऑफ गैलेक्सी में है। हम क्या करते थे? सूर्य देवता की पूजा करते थे और हमारा ब्रह्मांड था सेंटर ऑफ गैलेक्सी में था ना, इससे केंद्र पे था। और अर्थ क्या था? फ्लैट था। अर्थ क्या था? फ्लैट था। ऐसा माना था कि पृथ्वी क्या है? फ्लैट है, स्फेरिकल शेप नहीं है, क्योंकि किसी ने देखा नहीं था। लेकिन जब आए कोपरनिकस, कौन आया? इसके बाद हम मोटे मोटे साइंटिस्टों का नाम बताएं जहां से रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है। इसके पीछे भी बहुत सारे साइंटिस्टों का योगदान है। मैं भूल जाऊं तो वो सब वैज्ञानिक मुझे स्वर्ग से माफ करिएगा। ठीक है, ठीक है। तो कोपरनिकस की बात आती है। किसकी बात आती है? कोपरनिकस की बात आती है। कोपरनिकस क्या कहते हैं? कोपरनिकस ने अपने दिल पे पत्थर रख के, बोलते हैं ना, अपना जान जोखिम में डाल के एक कॉन्सेप्ट दिया कि अरे रे रुक जाओ, अर्थ हमारा बीच में नहीं है रे बाबा, सन जो है, सूर्य हमारा बीच में है। अब बात तो मामला फंस गया मेरे प्यारे बच्चों। अगर सन बीच में है तो हमारे देवी देवताओं का क्या होगा? हमारे देवी देवताओं का क्या होगा? देखो, मेरा एम पर्टिकुलर किसी देवी देवता का या ऐसा कुछ लेक्चर लेना, कोई मेरा ऐसा नहीं कि मैं किसी के धर्म को मैं नुकसान पहुंचा रहा, ऐसा कुछ नहीं है। बस ऐसा है कि जो उस समय हुआ था मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं अपनी भाषा में, तो समझिएगा। ठीक है, फिजिक्स को कभी अपने धर्म से रिलेट करके मत देखिएगा। अगर जिस दिन फिजिक्स को धर्म से रिलेट करेंगे ना, तो आपसी मतभेद होना जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स आपको अलाउ ही नहीं करता है। फिजिक्स आपको नहीं करने, फिजिक्स आपको ये नहीं कहेगा कि भाई आप सारी चीजें भगवान चला रहे हैं, सारी चीजें भगवान चला रहे हैं, चाहे भगवान किसी धर्म के हो, सब चीजें कहते हैं सब भगवान के हाथ में है। फिजिक्स ये नहीं कहता सारी चीजें भगवान के हाथ में है, बोले सब नेचर कर रहा है। अब नेचर क्या है? नेचर को भगवान मानने को तैयार नहीं फिजिक्स ना, क्योंकि वो चाहता है कि हम चीजों को उसको दिखाएं आपको। आपका अंधविश्वास जो है, थोड़ी बहुत चीजों में जो अंधविश्वास था, उसको किसी तरह फिजिक्स ने दूर किया था, अभी भी दूर करता है, आगे भविष्य में भी दूर करेगा। ठीक है, तो कोपरनिकस वो सिद्धांत लाते हैं कि अर्थ जो है वो सेंटर पे नहीं है, अर्थ सेंटर पे नहीं है तो सन सेंटर पे है। अब होता है ना कि उस समय क्या थे, बहुत सब गॉडिज्म थे, भगवान को बहुत विश्वास करते थे। अब जब कोपरनिकस ने ये बात कही, एक तो पहली बात तो बिना एक सीख ले लो,
इनसे एक सीख ले लो, मैं बताऊंगा एक सीख इनसे क्या ले सकते हो। कॉपरनिकलस ने जब कहा कि अर्थ जो है सेंटर पे नहीं है, सन सेंटर पे है, और क्या कर रहा है, अर्थ जो है रिवॉल्व कर रहा है सेंटर के चारों तरफ, यानी सन के चारों तरफ, कोई मानने को तैयार नहीं, सब वो उस पे उतर गए, क्या बोलते हैं, आंदोलन पे उतर गए, मारने को उनको उतर गए, उनको दौड़ा दौड़ा के खोजने गया अपना सिद्धांत वापस ले लो। क्यों? क्योंकि वो उनके कहीं ना कहीं उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात थी, क्योंकि वो सन अर्थ को सब कुछ मान के, अर्थ को सेंटर पे मान के उसकी पूजा किया करते थे। लेकिन जब इन्होंने सन को सेंटर में बताया, जो कि आवर सेंटर ऑफ गैलेक्सी अभी भी जानते हैं कि वही सन है, तो उनको मारने के लिए दौड़ाया गया, उनकी जान जोखिम में डाल गई। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। तो बिना किसी प्रूफ के, ये सिद्धांत इनसे ले लो, इनके जीवन के ऊपर जो गुजरी है ना, यही जानते हैं, तो ये सिद्धांत ले लो कि बिना किसी प्रूफ के, किसी की बातों के कहने पे कभी किसी के ऊपर नहीं जाना चाहिए। प्रूफ रखना चाहिए अपने पास, जब तक कि हम उसका एक्सप्लेनेशन नहीं, हमारे पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, दुनिया सबूत मांगती है। तो सबूत लेके पुलिस के पास भी जाओगे ना, आप लाख गुनाहगार होगे, जब तक सबूत नहीं मिलता आपको नहीं अरेस्ट करती है ना। आप बेल करा लेंगे, जब तक कि आपको सबूत नहीं मिलेगा आप अरेस्ट हो ही नहीं सकते हैं, आप क्रिमिनल हो ही नहीं सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल के बेस पे ये सारी चीजें एक्सप्लेनेशन की गई। अच्छा, ये बात मानने को कोई तैयार नहीं था, ये बात कोई मानने को तैयार नहीं था। इसके बाद जो आते हैं वो हमारे आते हैं मॉडर्न फिजिक्स के हमारे क्या फादर, गैलीलियो गैलीली। मेरा पर्टिकुलर ही मानना यह है कि गैलीलियो गैलीली सर हमारे न्यूटन सर से भी बहुत ज़्यादा क्या बोलते थे, नॉलेजेबल पर्सन, या बोले बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन थे। ऐसा क्यों, आप समझ जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर न्यूटन सर की बात करें, उनकी थ्योरीज की बात करें, तो जब हम पिछली सारी थ्योरीज को पढ़ेंगे और न्यूटन सर की थ्योरीज को पढ़ेंगे, जब हम बताएंगे हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स फ्रॉम डार्क टू क्वार्क, तो आप बताएंगे कि न्यूटन सर ने अपना दिया ही क्या है। न्यूटन सर ने चीजों को उठाया है, किसी की थ्योरी को, उसको मॉडिफाई किया है, घुमा के, कस के, टाइट करके, नट बोल्ट लगा के, फिर उसमें क्या किया, मैथमेटिक्स का क्या बोलते हैं, तड़का देके उसको प्रस्तुत किया है। उन्होंने किसी चीज को, उसने किसी के विचार को उठाया है, पिछले किसी फिजिसिस्ट का, फिलोसफर के विचार को उठाया है, उसमें अपने विचार का तड़का दिया है, और उसमें क्या किया है, उसमें उसने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करके उसको क्या दिया, सर्व कर दिया है। जब चीजें एक्सपेरिमेंटल हो गई तो किसी को गलत कह पाना किसी की बस की बात नहीं थी, क्योंकि मेरे पास ऑन पेपर था। इसीलिए सबसे पहले न्यूटन सर ने क्या किया, अपने मैथमेटिक्स को स्ट्रांग किया कि मैं गलत भी चीजों को, किसी भी गलत चीजों को मैं अपने तरीके से प्रूफ कर दूं। जब उनकी थ्योरी फेल होने लगी ना, लॉ ऑफ इनर्शिया फेल होने लगी, तो उन्होंने एक स्यूडो फोर्स नाम का कॉन्सेप्ट दे दिया। स्यूडो फोर्स, किसी को नहीं पता स्यूडो फोर्स क्या होता, बस बोल दिया कि जहां न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होगा वहां स्यूडो फोर्स लगा दो, न्यूटन्स लॉ वैलिड हो जाएगा। सबने मान लिया, उन्होंने मैथमेटिक्स के प्रूफ करके दिखा दिया, देखो ये फोर्स लगाएंगे तो न्यूटन्स लॉ वैलिड, हेंस प्रूव्ड कि न्यूटन लॉ एग्जिस्ट, बस बात खत्म। तो कॉपरनिकलस के बाद आते हैं हमारे क्या, गैलीलियो गैलीली। कौन आते हैं, गैलीलियो गैलीली। ठीक है, गैलीलियो गैलीली सर क्या करते, जस्ट पहले ना, न्यूटन सर के जस्ट पहले गैलीलियो गैलीली आते हैं। वो कोशिश करते हैं क्या, पहली बात तो वो कोशिश करते हैं कि अर्थ जो फ्लैट था ना, उसका कॉन्सेप्ट हटाने का। उन्होंने कहा अर्थ फ्लैट तो नहीं है, अर्थ एक स्फेरिकल शेप में है। ठीक, मानने को तैयार, कोई बात नहीं है, ठीक है, तैयार। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा कि उन्होंने क्या किया, एक टावर से दो बॉल को जंप कराया, दो सेम मासेस के, दो डिफरेंट मासेस के, एक हैवी है लाइट वेट के मासेस को गिराया, वो भी फ्री स्पेस, लगभग निग्लेक्सिबल, क्या थे, निग्लेक्सिबल, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं था, बीच में कोई बाधा नहीं थी। उन्होंने ड्रॉप कराया, और ड्रॉप कराने के बाद नीचे एक बंदा खड़ा था, वो टाइम मेजर बंद कर रहा था जस्ट जमीन से जब वो कोलिजन हुआ। तो उन्होंने जब मेजर किया तो ये पाया कि जो इनकी वेलोसिटी है, जो नीचे आने की वेलोसिटी है, जो टाइम टेकन टू फ्रॉम फॉलिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट ना, जो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक गिरने में जो लिया गया समय था ना, वो उसके मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा था ना, वो उसके मास पे डिपेंड नहीं कर रहा था। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि अच्छा मास पे डिपेंड नहीं कर रहा तो डिपेंड किस पे कर रहा है, वो भी कंफ्यूजन। वो सोचते थे कि भारी बॉडी को गिराएंगे, अगर कुछ 3 किलो के ब्लॉक को और 2 किलो के ब्लॉक को गिराएंगे तो अनुमान तुम यही लगाते हो कि 3 किलो का ब्लॉक ऊपर गिरेगा ना। विश्वास हो तो कभी किसी अपने एक मोटे दोस्त के साथ और पतले दोस्त के साथ किसी चार मीनार से कूद जाना
कूदना मत, नहीं तो फिर मेरे ऊपर केस हो जाएगा, क्योंकि सर ने कहा है कूद के एक्सपेरिमेंट करने के लिए ना। ऐसा कोई दो ब्लॉक लेना, ऐसा फेंकना नीचे कोई आने में सर फूट जाएगा उसका ना। एक लोहे का बॉल लेना, एक प्लास्टिक का बॉल लेना, और दोनों को जंप कराना किसी हाइट से, दोनों को ऐसे ड्रॉप करना, देखना कौन जल्दी पहुंचता है। बस ये ख्याल रखना कि नीचे कोई टकलू अंकल नहीं आ रहे हो, अगर टकलू अंकल आ गए उनको टकला फूट जाएगा, ठीक है। तो जब दोनों देखेंगे, जब दोनों को ऑब्जर्व करेंगे तो ये पाएंगे कि दोनों को ऑब्जर्व करने के बाद ये पाएंगे कि हमारा क्या है, हमारा जो हैवी ब्लॉक है वो क्या करता है, वो बहुत जल्दी नीचे पहुंचता है, लाइटर ब्लॉक हवा में तैरता है। अगर एयर का रेजिस्टेंस निग्लेजिबल कर दें तो एयर का रेजिस्टेंस अगर निग्लेजिबल कर दें तो दोनों ब्लॉक सेम टाइम पे पहुंचेंगे। लेकिन अगर बीच में एयर होगा ना तो हैवी वाला ज़्यादा पहुंचेगा और लाइट वाला कम धीरे से पहुंचेगा, मतलब थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा। तो ये बात होती थी। अगर एयर रेजिस्टेंस हटा दें, वैक्यूम क्रिएट कर दें, तो जो दोनों ब्लॉक जो गिरने का समय वो सेम होगा, उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि जो अर्थ रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ, वो कोई एक फोर्स से बंधा हुआ होता है। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ फोर्स, बस वो एक फोर्स से बंधा हुआ होता है, मजबूर होता है कि क्या करे, वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करे। लेकिन क्या था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उन्होंने ये था कि यहाँ तक कि जो सन से लाइट आ रही है ना, उस लाइट के वेलोसिटी को मेजरमेंट करने का भी काम किया था, लाइट की वेलोसिटी को मेजरमेंट करने का काम किया था। लेकिन लैक ऑफ इंस्ट्रूमेंट उनके थ्योरी में, उनके जो बोले थे कैलकुलेशन में बहुत बड़ा ग्लिच आता था, बहुत ज्यादा ही आता था उनका रिजल्ट। वो क्या करते थे, एक पहाड़ी से एक बंदे को लालटेन पकड़ाते थे, दूसरी पहाड़ी पे खुद रहते थे, टाइमर लेके उसे बोलते थे तुम चलाओ, चिल्ला के बोलते थे जलाओ, वो करता था, जलाता था, ये हमारा टाइम मेजर करते थे, उनको रोशनी कब दिखाई दी है। तो वो रोशनी वहां जलने और यहाँ रोशनी दिखाई देने के बीच का टाइम मेजरमेंट करते थे। बहुत समय किया, बहुत डिस्टेंसेस पे किया, लेकिन हर बार रिजल्ट में उनका ग्लिच आया। लेकिन कोशिश तो की थी उन्होंने सन की लाइट की स्पीड को मेजर करने की। पहला उन्होंने एक बड़ा योगदान दिया, ठीक है। गैलीलियो गैलीली साहब, वो बोल दिया गया, कोपरनिकस ने तो मानने को उसने अपनी थ्योरी वापस भी ले ली थी एक समय के लिए, ठीक है। जब नहीं माना गया बोले ठीक है भैया हमको अपनी जान प्यारी है, रहने दो तुम, क्योंकि सब मानने को उतर आए थे कोपरनिकस के लेके। लेकिन गैलीलियो गैलीली अपनी बात पे अड़े रहे। उन्होंने बोला नहीं, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं कि सन हमारा बीच अर्थ हमारा बीच में है, सन हमारा बीच में है, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, मैं यही कहूंगा और मेरे पास इसका प्रूफ भी है। उन्होंने टेलीस्कोप का इजाद किया, बहुत सारे टेलीस्कोप का इजाद किया, उसको दिखाया, अभी फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं था। अंततः उनके मृत्यु के अंतिम साल में उनको किसी कमरे में बंद करके मरना पड़ा। इतना मजबूर हो गए कि उनकी मृत्यु किसी एक कमरे में हुई, सुनसान कमरे में, उनको बाहर निकलना तक उनका मुश्किल हो गया था। क्यों? क्योंकि धर्मवाद था कि हमारा धर्म यही कहता है कि अर्थ जो है वो बीच में है और सन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो एक दुखद घटना के साथ इनका अंत हुआ था। लेकिन ये सिखा के बहुत कुछ गए थे, दुनिया को दिखा के गए थे। टेलीस्कोप का इजाद किया था इन्होंने, गैलीलियो गैलीली ने, ठीक है। उसके बाद आते हैं, जब उसके बाद नाम आता है न्यूटन सर का। मैं नहीं कहता हूं कि न्यूटन सर बड़े नहीं है भाई, तीन ही साइंटिस्ट का तो नाम लिया जाता है, न्यूटन सर, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, और गैलीलियो गैलीली, इनका नाम लिया जाता है। लेकिन दो चीज जो डोमिनेट करती हैं, न्यूटन सर और अल्बर्ट आइंस्टाइन का डोमिनेट क्या करता है, क्योंकि ये मॉडर्न फिजिक्स में बहुत बड़ा योगदान दिया था। लेकिन उसके पीछे की जो इतिहास होती है ना, बोलते हैं हर कामयाब इंसान के पीछे एक इंसान का हाथ होता है ना, किसी एक पर्टिकुलर इंसान का जरूर हाथ होता है। तो न्यूटन सर अगर आज इतने फेमस हुए हैं, अगर आज उनका इतना रिस्पेक्ट है, इनके पीछे कहीं कोपरनिकस, गैलीलियो गैलीली, डिकार्टे साहब, या बोले तो हमारा ये आ गए जो अरस्तु साहब, ठीक है, रेने डिकार्टे भी आते हैं बीच में, रेने डिकार्टे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता था, ठीक है। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, डिमोक्रिटस भी आते हैं, ठीक है। तो उनसे सारी चीज़ों को उन्होंने एक तरह से एनालिसिस किया, उसको एक्सपेरिमेंट में तब्दील किया और बताया। तो उन्होंने क्या दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दिया कि कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में क्यों मूव कर रही है, कोई चीज़ घूम कैसे रहा है, कोई बॉडीज ऊपर से नीचे क्यों आ रही हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ के अंदर। पढ़ेंगे मोशन, पढ़ेंगे रेस्ट के बारे में कि मोशन क्या है, क्या मोशन एब्सोल्यूट है, इज दैट मोशन इज एब्सोल्यूट, कमेंट योर आंसर, ठीक है। इज मोशन इज एब्सोल्यूट, क्या मोशन एब्सोल्यूट है? क्या आप बैठे हैं तो सबके लिए बैठे हैं? क्या आप खड़े हैं, चल रहे हैं तो क्या सबके लिए चल रहे हैं? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए आप चल रहे हैं तो भी कहे कि नहीं आप स्थिर हैं? कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अब आप मान लीजिए चल रहे हैं, आप रास्ते पे जा रहे हैं, कोई बंदा पूछेगा भैया कहाँ बैठे हो, अभी तुम पागल हो गए हो क्या, हम तो चल रहे हैं। नहीं भैया तुम बैठे हो, मारो दो पड़ा करो, तुम जाके इलाज कराओ, अपना चेकअप कराओ मेंटल हॉस्पिटल में, हम तो चल रहे हैं क्योंकि हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। अब वो करा भैया नहीं तुम बैठे हो, तुम स्थिर हो। तो हम पूछ रहे हैं इज मोशन इज एब्सोल्यूट और मोशन इज क्या है, मोशन इज रिलेटिव।
तो यही आपको बताना है, यही कमेंट करके बताना है, पक्का सब लोग बताएंगे, ठीक है। देखेंगे किसी कितनी इच्छाएं हैं फिजिक्स पढ़ने की, और अपनी इच्छाएं भी जाहिर करिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। बताइएगा कैसा आज का ये लेक्चर लगा, ठीक है। अगला दिन आते हैं तो न्यूटन्स लॉ के अंदर घुसते अपने सिलेबस के, ये भी सिलेबस का एक पार्टी था, डिस्कवर बताना था। तो इतनी सारी चीजें जान लो, आज से एनालिसिस करना स्टार्ट करो, अपने पर्यावरण को, अपने दैनिक जीवन को, अपने नेचर को एनालिसिस करो बेटा, तुम भी एक दिन फिजिसिस्ट बनोगे, यकीन है। ये डीएनएस गारंटी देता है, ये हम गारंटी देते हैं कि अपने जिस दिन अपने इन्वायरमेंट को एनालिसिस करना स्टार्ट करोगे, जिंदगी में कभी धोखा नहीं पाओगे, अपने बोलते हैं ना अपने जीवन में भी धोखा नहीं पाओगे, और जब अपना नाम की बात आएगी तो कुछ ना कुछ तुम भी बन के कुछ ना कुछ चीजें तुम भी डिस्कवर करोगे। बस डीप एनालिसिस होना चाहिए। चाहे हम राइटर की बात करें, चाहे हम सिंगर की बात करें, वो शांत दिमाग के क्यों रहते हैं? वो शांत इसलिए रहते हैं कि वो चीज़ों को परख पाए, चीज़ों को समझ पाए। तो बी अ साइलेंस, एक पेशेंस बनाओ, और इन्वायरमेंट की चीज़ों को क्या बोले, एक इन्वायरमेंट की चीज़ों को आप परखोगे तभी जानोगे, ठीक है। तो अब बात आते हैं, बात बताएंगे इसके अंदर इनर्शियल फ्रेम की, नॉन इनर्शियल फ्रेम की, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की, तीन लॉ ऑफ मोशन आते हैं, वहां फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है। इससे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सियोम्स था, एक्सियोम मतलब मोशन, एक्सियोम्स था, लेकिन अब पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कि फोर्स क्या करता है, कोई रिस्ट्रिक्ट करता है, फोर्स किसी बॉडी को कैसे रिस्ट्रिक्ट करता है उसके मोशन को डिफॉर्म करने में, सारा चीज पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस जिज्ञासाएं को बनाए रखिए। और हाँ, अगर और भी जानना है आपको फिजिक्स के बारे में, यहीं तक फिजिक्स नहीं खत्म होता, आगे भी चलती है, आगे भी कुछ ऐसे साइंटिस्ट आते हैं जिनका कैरियर न्यूटन सर ने बर्बाद किया था, मैं उसके बारे में भी जिक्र करूंगा। लेकिन आज के फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, थैंक यू।